हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज है हमारे बिजनेस स्टडीज के आखिरी चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के वन शॉट लेक्चर का दिन। आज इस चैप्टर को एक सिंगल वन शॉट वीडियो में, प्रोबेबली आधे घंटे के अराउंड की वीडियो में, इस चैप्टर को हम कर देंगे पूरा समाप्त। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमर के राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सारे हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, वो भी कर लेना। लेकिन उससे पहले वन शॉट में हर चीज समझ लो। ठीक है ना? जल्दी से जाके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में तुम्हारे नाम की अटेंडेंस जरूर लगनी चाहिए कि भैया क्या नाम है, कितना पढ़ लिया, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आज आखिरी चैप्टर है। सो पता होना चाहिए कि आखिरी चैप्टर तक कितनी पढ़ाई तुम सबने करी है। ठीक है, सो जल्दी से हर जगह जाके फॉलो कर लेना, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। एंड आ जाओ फिर प्रॉमिस के साथ कि भैया पढ़ोगे, पूरा चैप्टर खत्म करोगे, वन शॉट में तुम भी खत्म करोगे। अगर मैंने वन शॉट बनाया तुम भी वन शॉट में ही खत्म करोगे। इस प्रॉमिस के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। छोटा सा एक लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, क्या मतलब है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का? कंज्यूमर होते हैं वो लोग जिन्होंने कुछ सामान खरीदा है अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। उन कंज्यूमर्स को हमें देना है प्रोटेक्शन। अच्छा जी, किससे प्रोटेक्ट करना है? बिजनेसमैन से प्रोटेक्ट करना है। हम कंज्यूमर्स ना बेचारे भोले भाले थे। हमें तो लगता था कि भैया जो रेट इन्होंने मांगा है हमें वो रेट देना पड़ेगा। पर जो बिजनेसमैन था ना, वो था प्रॉफिट माइंडेड। वो हमसे क्या करता था, कभी हमें गलत सामान बेच देते थे, कभी गलत क्वालिटी, कभी गलत क्वांटिटी, कभी हैजार्डुअस गुड्स, कभी वो कुछ फ्रॉड कर दिया, कभी कुछ फ्रॉड कर दिया। बेचारा कंज्यूमर भोला भाला फ्रॉड का शिकार होता रहता था। फिर लोगों को अकल आई कि भैया ऐसा नहीं चलेगा। तू बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस कर, तुझे प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट कमा, पर कंज्यूमर के साथ फ्रॉड करके नहीं। कंज्यूमर को अच्छी गुड्स दो, सर्विसेज दो, प्रॉफिट कमाओ। कंज्यूमर के साथ फ्रॉड करके प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो कंज्यूमर को ना किसी भी बिजनेसमैन के किसी भी टाइप ऑफ फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हमारी भारत सरकार प्रॉपर लॉ लेके आई कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, जिसके अंदर हमारे देश के सारे कंज्यूमर प्रोटेक्ट होते हैं। ये पूरी चीज के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है जी, पढ़ो मेरे साथ, बोलो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू द एक्ट of providing adequate protection to the consumers against the unscrupulous, exploitative, unfair trade practices of the manufacturer, trader, seller and service provider। ठीक है जी, ठीक है जी। क्यों जरूरी था कि ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्या फ्रॉड हो रहे थे, ऐसा क्या गलत हो रहा था कंज्यूमर के साथ कि उसको प्रोटेक्ट करना पड़ा? क्या नीड थी? सबसे पहले था सेल ऑफ एडल्ट्रेटेड गुड्स सच एज एडिंग इंफीरियर सब्सटेंसेस टू द प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड। गंदी क्वालिटी, लोअर क्वालिटी के प्रोडक्ट बिकते थे, अच्छा बोल के बुरी क्वालिटी बेच दी जाती थी। उसको बोला जाता है एडल्ट्रेटेड गुड। हमसे तो पैसा ले लिया, हमसे ले लिया 1000 रुपए, अंदर उसमें सामान डाला है 100 रुपए वाला, ठीक है ना, 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, वो नहीं चलेगा। जितनी क्वालिटी बोली है उतनी देनी पड़ेगी। ठीक है, सेल ऑफ काउंटरफिट गुड्स सच एज सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ लेसर वैल्यू देन द रियल प्रोडक्ट। ठीक है, कि काउंटरफिट गुड्स आप बेच रहे थे, आप नकली चीजें बेच रहे थे, आप नकली चीजें बेच रहे थे, असली चीजें आप बेच ही नहीं रहे हो। ठीक है, मुझे तो बोल दिया कि असली नाइकी के जूते हैं, पर थे वो फर्स्ट कॉपी जूते। मेरे से पूरा ले लिया रेट, 20-30 हजार रुपए, मेरे से पूरा रेट ले लिए जितने के वो जूते थे, पर तुमने मुझे नकली फर्स्ट हैंड कॉपी बेच दी, वो भी नहीं चलेगा। सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड गुड सच एज सेल ऑफ प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट मीट द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड। अगर सरकार ने बोला है कि ये क्वालिटी स्टैंडर्ड है, इस क्वालिटी का तुम्हें सामान बेचना होगा, सरकार ने ये बोला है बिजनेस को, फिर भी बिजनेस उस क्वालिटी स्टैंडर्ड का सामान नहीं बेच रहा, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की गुड्स बेच रहे हैं, डुप्लीकेट गुड्स बेच रहे हैं। ठीक है, मेन्यू यूज ऑफ माल फंक्शनिंग वेट्स एंड मेजर्स दैट लीड टू अंडर वेट ऑफ प्रोडक्ट। बोला तो गया है कि इसके अंदर 100 ग्राम प्रोडक्ट है, पर 100 ग्राम प्रोडक्ट में से निकलता सिर्फ 80 ग्राम ही है, 100 ग्राम में से निकलता सिर्फ 80 ग्राम ही है, तो अंडरवेट प्रोडक्ट बिक रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, होर्डिंग हो रही थी, सामान को इकट्ठा करके रख लिया जाता था ताकि मार्केट में जब शॉर्टेज हो जाएगी फिर महंगे दामों पे बेचेंगे, तो ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ओवर चार्ज कर लिया जाता था, एमआरपी से ऊपर।
सामान सेल होता है, एमआरपी से ऊपर आप नहीं सामान बेच सकते हो, ठीक है? डिफेक्टिव चीज़ें बेची जाती थी। मिसलीडिंग एडवर्टाइज़मेंट्स करी जाती थी। जैसे कि जो भी एड्स इवन अभी भी दिखाई जाती हैं कि भैया बंदा आग में चला गया बाइक लेके, पानी में चला गया बाइक लेके, वो सब कुछ मिसलीडिंग है। झूठी एड्स दिखाई जा रही हैं, ऐसी एड्स दिखाई जा रही हैं जो सच नहीं है। एआई की मदद से कुछ भी तुम ऐड बना के दिखा दो पर वो सच नहीं है। तो मिसलीडिंग एड्स बनाई जा रही थी, फॉल्स क्लेम दिखाए जा रहे थे, ठीक है? वो सब हो रहा था। और सप्लाई ऑफ इंफीरियर सर्विसेज़, सर्विसेज़ भी बुरी इंफीरियर क्वालिटी की आपको दी जा रही थी। ये सभी कुछ हो रहा था हमारे कस्टमर्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ। इन सबको देख के हमें समझ आया कि जो कंज्यूमर है उसके साथ अलग-अलग तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं। इसलिए जो कंज्यूमर था उसको प्रोटेक्शन देने की, उसको प्रोटेक्ट करने की नीड हमें लगी। ठीक है जी? इसलिए हमें लगा कि हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है। अगर हम कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दे देंगे, अभी तक तो नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से ये होर्डिंग हो रही थी, है ना? इंफीरियर गुड्स हो रही थी सेल। अगर प्रोटेक्शन दे देंगे, तो क्या एडवांटेजेस होंगे? कंज्यूमर के लिए क्या अच्छा होगा और बिज़नेस के लिए क्या अच्छा होगा, अगर हम प्रोटेक्शन देंगे तो? ओके, कंज्यूमर बेचारा है भोला-भाला, कंज्यूमर बेचारा है इनोसेंट, कंज्यूमर को पता ही नहीं है कुछ भी, कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, कंज्यूमर को सही-गलत के बारे में नहीं पता। अब मान लो तुम एक दुकान में गए हो, उस दुकान में एक मालिक बैठा है, उस दुकान में 5-7 नौकर बैठे हैं, आप गए हो अकेले। अब वो 5, 7, 8 लोग अगर आपके सिर पे चढ़ जाएँगे कि लेना ही पड़ेगा, खरीदना ही पड़ेगा, आप तो अकेले डर जाओगे ना कि 5-7 लोग आपके सिर पे चढ़ गए। आप तो अकेले डर जाओगे ना। तो कंज्यूमर बेचारा इनोसेंट था यार, कंज्यूमर बेचारा इनोसेंट था, उसको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता। उसको ये नहीं पता कि कोर्ट से उसको रिलीफ क्या-क्या मिल सकते हैं। इसीलिए कंज्यूमर के लिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेके आना ज़रूरी था। कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब उनका कोई ऐसा ग्रुप नहीं बना हुआ था। उनकी कोई ऐसी ग्रुप नहीं बनी हुई थी कि सारे ग्रुप में मिलके कंज्यूमर्स अपने राइट के लिए आवाज़ उठा सकें, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकें, ऐसा कोई ग्रुप नहीं बना हुआ था। अब धीरे-धीरे बनने लग गए हैं, पहले नहीं बना हुआ था, ठीक है? पहले कोई ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं थी, अब हो गई है, ठीक है? और कंज्यूमर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा था, जो कि अब रुक जाएगा। पहले अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ हो रही थी, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, मिसलीडिंग एड्स सब हो रहा था। इसलिए अब कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलेगी इन सारी माल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट, ठीक है? सो कंज्यूमर के लिए क्या एडवांटेजेस है? आईस, आईसीई। बिजनेस के लिए क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट। बिजनेस के खुद के इंटरेस्ट के लिए भी यही अच्छा है कि बिजनेस कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करे। ड्यू टू लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, फर्म्स हैव टू compete विद एमएनसीज। आपको ग्लोबल लेवल का कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। अरे भाई मेरी छोटी मोटी कंपनी तो है, मैं तो कर लूंगी कंज्यूमर को फ्रॉड, पर मेरे को तो एमएनसी के साथ compete करना है, वो एमएनसी फ्रॉड नहीं करेगी, तो कंज्यूमर मेरे को छोड़ के एमएनसी के पास चला जाएगा, कोका कोला के पास जाएगा, बड़ी कंपनी के पास जाएगा, राइट? सो कंज्यूमर्स के साथ तुम फ्रॉड नहीं कर सकते, तुम्हें उसको राइट क्वालिटी और सब कुछ देना होगा, तभी तुम बड़े ब्रांड्स के साथ compete कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते, वरना नहीं कर सकते, ठीक है? दूसरा है मॉरल जस्टिफिकेशन। इंसानियत तो यही कहती है ना, इंसानियत तो यही कहती है ना कि किसी के साथ बुरा मत करो, किसी के साथ फ्रॉड मत करो, तो मॉरली भी यही करेक्ट है कि तुम किसी के साथ गलत मत करो। मॉरल ड्यूटी है, इंसानियत है कि तुम किसी के साथ कुछ भी गलत ना करो, ठीक है? इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। अब अगर तो तुम्हारे अंदर इंसानियत है, फिर तो तुम किसी के साथ गलत नहीं करोगे। अगर इंसानियत नहीं है, तो हमारे देश की सरकार तो है, हमारे देश की सरकार तो है, सरकार तो तुम्हें 2 रैपट मारेगी, सरकार तो तुम्हें जेल में डालेगी, तुम्हें फाइन लगाएगी, तुम्हारा बिज़नेस बंद कराएगी। तो भैया या तो खुद ही इंसानियत के चलते किसी के साथ गलत मत करो, फिर भी अगर गलत किया, तो सरकार बीच में आएगी और सरकार तुम्हारा बिज़नेस भी बंद कराएगी, तुम्हें जेल में भी डालेगी, तुम्हें फाइन भी कराएगी। तो अगर सरकार की इंटरवेंशन से बचना चाहते हो, पहले ही कंज्यूमर के साथ फ्रॉड मत करो। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिज़नेस। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बिज़नेस सालों-सालों तक चलाऊँ, 50 साल, 100 साल तक मेरा बिज़नेस चले, जैसे बायजूस था वो 10 साल में बंद हो गया। अगर मेरे बिज़नेस के साथ ऐसा ना हो, तो मुझे अपने बिज़नेस में चाहिए होंगे रिपीट कस्टमर, मुझे अपने बिज़नेस में चाहिए होंगे रिपीट कस्टमर, मुझे अपने बिज़नेस में चाहिए होंगे ऐसे हैप्पी कस्टमर जो मेरे पास दूसरे कस्टमर को भी भेज सकें, और वो तभी होगा जब कस्टमर को मैं फ्रॉड नहीं करूँगी। इवन बायजूस के केस में भी कस्टमर ही दुखी था, इसीलिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो पूरा गिरता चला गया बायजूस। तो अगर मैं चाहती हूँ मेरे ये बिज़नेस टाटा की तरह, रिलायंस की तरह 50 साल, 100 साल तक चलता रहे,
तो मुझे कस्टमर को खुश रखना होगा, रिपीट कस्टमर लाना होगा, हैप्पी कस्टमर चाहिए होगा। अगर मेरा बिजनेस फ्रॉड करेगा, कस्टमर को तंग करेगा, तो बायजूस की तरह 10 साल में मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, भैया सोशल जस्टिस भी करना है और एंटरप्रेन्योरशिप की भी ऐसी ही ग्रोथ होगी। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है ना, जहां पर हमें सोशल सोसाइटी का भी ध्यान रखना है और प्राइवेट लोगों को अपना बिजनेस भी करना है। तो हर चीज के लिए, दोनों चीजों के लिए हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना जरूरी है। एक्रोनियम हमारा देखो क्या बना था, एक्रोनियम क्या बना था, स्माइल, SMILE, ये हमारा बना था एक्रोनियम। ठीक है, SMILE, ये हमारा बन गया पूरा एक्रोनियम। ठीक है, अगला अगला मेरे पास आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, 1986 में फाइनली हमारी सरकार की आंखें खुली और सरकार ने अपने देश के कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट ही बना दिया। पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेचर ने एक एक्ट ही पास कर दिया जिसका नाम रख दिया CPA 1986। क्यों बना था? इट वॉज फॉर्म्ड, मेरे साथ रीड करोगे, ऊंचा ऊंचा बोल के करो। It was formed in 1986 to protect and promote the consumer's interest through speedy and inexpensive redressal of their grievances. कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट भी करना है, उसको इम्प्रूव भी करना है, प्रमोट भी करना है। कैसे? उनकी सारी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी और बहुत सस्ते में सॉल्व करके, बहुत जल्दी और बहुत सस्ते में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, जिससे उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रमोट भी होगा, प्रोटेक्ट भी होगा। ठीक है। कंज्यूमर लेकिन है कौन? कंज्यूमर है कौन? क्या हर कोई खुद को कंज्यूमर बोल सकता है? जी नहीं, हर कोई नहीं बोल सकता। अगर आपने कोई सामान खरीदा है, उसके बदले में कुछ पे किया है, अगर पे नहीं किया तो प्रॉमिस किया है कि मैं फ्यूचर में पे करूंगा, या फिर आधा अभी पे कर दिया है और आधा फ्यूचर में पे करने का प्रॉमिस किया है, या फिर आपने इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर कोई चीज खरीदी है, इन ऑल दीज केसेस आप एक कंज्यूमर कहलाएंगे। या तो आपने कोई चीज खरीदी है और उसके बदले में पे किया है, मैंने पूरे का पूरा पैसा या तो तुम्हें दे ही दिया, या मैंने तुम्हें प्रॉमिस कर दिया कि हाँ मैं आज सामान लेके जा रहा हूँ, एक हफ्ते में पेमेंट करवा दूंगा, या मैंने थोड़ा सा पे कर दिया, एडवांस पेमेंट कर दी और बोला बाकी का फ्यूचर में पे करूंगा, या मैंने आपसे इंस्टॉलमेंट्स बनवा ली कि हर महीने की 1 तारीख को आपको इंस्टॉलमेंट का पैसा पहुंच जाएगा। इन ऑल ऑफ दीज केसेस, पे करके, प्रॉमिस करके, इंस्टॉलमेंट से, आधा पे करके, इन ऑल ऑफ दीज केसेस अगर मैंने कोई चीज खरीद ली है, गुड्स या सर्विसेज, तो मैं एक कंज्यूमर कहलाऊंगी, ठीक है जी, तो मैं एक कंज्यूमर कहलाऊंगी। पर इसमें एक और चीज है कि अगर जो भी चीज मैंने खरीदी है वो मैंने कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदी है तो मैं एक कंज्यूमर नहीं कहलाऊंगी। जैसे कि ये स्क्रीन है, ये टीवी अगर मैं खरीदूं, ऐसे मतलब स्क्रीन टीवी की तरह भी यूज हो जाती है, अगर मैं टीवी देखने के लिए ये स्क्रीन खरीदूं, अपने घर पे लगाऊं, तो ये मेरा पर्सनल खर्चा है, पर्सनल खर्चा होगा, बिजनेस के लिए नहीं होगा, तो मैं कंज्यूमर हूं। पर क्योंकि मैंने ये स्क्रीन खरीदी है आप लोगों को वीडियोस बना के देने के लिए, अपने बिजनेस के खर्चे के लिए, बिजनेस के पर्पस के लिए, तो मैं इस स्क्रीन के लिए एक कंज्यूमर की तरह नहीं काउंट होंगी। और एज अ कंज्यूमर मेरे पास कोई राइट नहीं है, इस एक्ट के अंदर, क्योंकि मैंने ये अपने बिजनेस के लिए खरीदा है। तो सीपीए के अंडर कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन मिलती है, पर कंज्यूमर वही है जिसने ये सब करके कुछ खरीदा है और अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, रीसेल के लिए नहीं खरीदा, बिजनेस के लिए नहीं खरीदा, अपने घर पे यूज करने के लिए खरीदा है, तो ही तुम कंज्यूमर कहलाओगे। ओके। अच्छा, कौन कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है? कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है, ठीक है। कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर कर सकते हैं बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे, ठीक है। कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट साथ मिलके कर सकते हैं, या फिर किसी कंज्यूमर का कोई लीगल हायर कंप्लेंट फाइल कर सकता है अगर कंज्यूमर की डेथ हो गई है तो, ठीक है। अगर कंज्यूमर की डेथ हो गई है तो उसका कोई लीगल हायर, वरना कंज्यूमर खुद या फिर सरकार या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, काफी सारे कंज्यूमर्स मिलके ये सब लोग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं।
ठीक है? अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है कि और कौन-कौन कंज़्यूमर कहलाएगा। बाकी चीज़ें हमने नहीं दी हैं कि और कौन-कौन कन अच्छा, मैं यहीं पे आपको चलो बता देती हूँ, और कौन-कौन कंज़्यूमर कहलाएगा। एक तो वो इंसान जिसने खुद कोई चीज़ बाय करी है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वो भी कंज़्यूमर कहलाएगा। अगर मैंने बाय करी थी अगर मैंने बाय करी थी, पर मैंने परमिशन दे दी आपको कि चल कोई नहीं तू यूज़ कर ले। मतलब मम्मी ने चीज़ बाय करी थी अपने बच्चे के लिए, ठीक है? बाय तो मम्मी ने करी, पर मम्मी ने किसके लिए करी? बच्चे के लिए। तो वो जो बच्चा है वो भी कंज़्यूमर कहलाएगा। मतलब समझ रहे हो ना? खरीदा किसी और ने, पर उसकी परमिशन से अगर कोई और यूज़ कर रहा है वो भी कंज़्यूमर कहलाएगा। ठीक हो गई बात? अगर मैंने खरीद के वो चीज़ आपको दे दी तो भी आप भी कंज़्यूमर कहलाओगे मेरे साथ-साथ। ठीक हो गई बात? ठीक है ना? इसके बाद अगली चीज़ क्या हो गई कि अगर तुमने कोई सर्विसेज़ भी लेनी है, अगर तुमने कोई सर्विसेज़ भी परचेज़ करनी है, तो भी तुम कंज़्यूमर की कैटेगरी में आओगे। अगर तुमने ऑनलाइन कोई सामान खरीदा है, तो भी तुम कंज़्यूमर की कैटेगरी में आओगे। ऑफ़लाइन खरीदा है, तो भी आओगे। तो इन जनरल तुमने कहीं से भी कुछ भी सामान खरीदा है, गुड्स खरीदी है, सर्विस खरीदी है, पैसे देके या प्रॉमिस करके खरीदा है, ठीक है? और तुम्हारे कंसेंट से अगर कोई और भी यूज़ कर रहा है, तो तुम भी कंज़्यूमर हो, वो भी कंज़्यूमर कहलाएगा। लेकिन अगर तुमने बिज़नेस के लिए खरीदा है, तो तुम कंज़्यूमर नहीं कहलाओगे, ठीक है? कब कंप्लेंट फाइल कर सकते हो? 3 कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड विदिन 3 मंथ्स ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड इफ सम टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड देन विदिन 5 मंथ्स आप कंप्लेंट आपको फाइल करनी पड़ेगी, वरना फिर उसके बाद आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, ये जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ अंडरटेकिंग्स, बिग एंड स्मॉल। कॉम्पनसेटरी है नेचर में, एंड इट इज एप्लीकेबल टू बोथ मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर। सो तुम्हारा किसी भी तरीके का बिजनेस है, तुम्हारा बड़ा बिजनेस है, तुम्हारा छोटा बिजनेस है, तुम्हारा ऑनलाइन बिजनेस है, तुम्हारा ऑफलाइन बिजनेस है, तुम्हारा ट्रेडिंग का बिजनेस है, तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तुम गुड्स बना रहे हो या फिर तुम सर्विसेज सेल कर रहे हो, तुम प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में हो, कुछ भी है, किसी भी तरीके का बिजनेस है, कंपनी है, पार्टनरशिप है, ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस, छोटा बड़ा, एनीवेयर इन द कंट्री, ठीक है? ऑनलाइन ऑफलाइन, सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, हर तरीके के बिजनेस के ऊपर ये एक्ट लागू होता है। आपने कहीं से भी कुछ भी खरीदा है, तो आप इनमें से सभी टाइप ऑफ बिजनेसेस के ऊपर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो इस एक्ट के अंदर। और इसमें आपको कॉम्पनसेशन मिलती है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, आपका पैसा चला गया, आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो उसके बदले में आपको कॉम्पनसेशन इस एक्ट के अंदर दिया जाएगा। ठीक है जी? ओके जी, आगे चले। कंज्यूमर के कुछ एक राइट्स हैं जो इसके अंदर बताए गए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे एक्रोनियम के, तो एक्रोनियम क्या है? क्राइस्ट, CHRIST, ये हमारा है एक्रोनियम, ठीक है? एंड कंज्यूमर के कुछ एक राइट्स हैं जिसकी बात हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है? इस के अंदर करेंगे कि ये सारे राइट्स है कंज्यूमर के पास। जब भी उसके पास कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी फॉल्ट होता है, कोई भी फ्रॉड होता है, तो इन सब राइट्स को यूज करके जो कंज्यूमर है कंप्लेंट फाइल कर सकता है, कंज्यूमर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकता है। ठीक है? क्या राइट है? सबसे पहला है राइट टू चूज। आप कंज्यूमर को फोर्स नहीं कर सकते कि मेरी दुकान में आए हो, सामान खरीद के ही जाओगे। जी नहीं। कंज्यूमर का दिल करे वो 10 दुकानों में जाए, कंज्यूमर का दिल करे वो आपकी दुकान में 10 बार आए, कंज्यूमर का दिल करे वो आपकी दुकान में आके 10 चीजें खुलवाए। कंज्यूमर का जो दिल करे वो करेगा, वो अपनी मर्जी से चॉइस करेगा। आप फोर्स नहीं कर सकते कि अगर लेना ही नहीं था तो मेरी दुकान में आए क्यों थे। आप ऐसा नहीं बोल सकते। अरे अगर मैडम जी लेना ही नहीं था तो क्यों आए थे। नहीं भाई, उसकी राइट, वो चूज कर सकती है। तो वो आएगी, वो देखेगी, वो खुलवाएगी आपसे सारे कपड़े, अगर नहीं अच्छा लगा तो बिना लिए चली जाएगी। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे बहुत सारी वैरायटी कंज्यूमर को दिखाई जाएगी। कंज्यूमर अलग अलग ब्रांड, प्राइस, साइज सब कुछ देख सकता है और फिर अपनी चॉइस बना सकता है। राइट टू बी हर्ड। कंज्यूमर के पास ये ऑप्शन है कि अगर वो डिससेटिस्फाइड है, अगर उसकी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए प्रॉपर ग्रीवियंस सेल बनी है, उसके लिए प्रॉपर कंज्यूमर कोर्ट बनाई गई है, जहां पर जाके वो अपनी बात बोल सकता है और कोर्ट उसकी बात सुनेगी। कोर्ट उसको अपना केस प्रेजेंट करने का ऑप्शन देगी। राइट टू बी हर्ड मतलब कोर्ट तुम्हारी प्रॉब्लम सुनेगी। पहले तो ऑप्शन ही नहीं था कि तुम्हारी प्रॉब्लम है तो सुनाओगे किसको जाके। अब कोर्ट है, प्रॉपर कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, ग्रीवियंस सेल है जो तुमसे तुम्हारी प्रॉब्लम सुनेंगी। फिर राइट टू सीक रिड्रेसल, वो सिर्फ प्रॉब्लम सुनेगी नहीं, उसको सॉल्व भी करेगी। वो उसको सॉल्व भी करेगी, तुम्हें उसके बदले में कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर मिलेगा। उसके बदले में तुम्हें कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट मिले, डिफेक्ट रिमूव हो जाए, कॉम्पनसेशन मिले, कोई ना कोई रिलीफ तुम्हें डेफिनेटली मिलेगा तुम्हारी प्रॉब्लम के बदले में। ठीक है जी? अगला है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, तुम्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी।
मतलब कि जभी भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उस प्रोडक्ट के लेबल पे, उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर सब लिखा होगा। इसके अंदर इंग्रीडिएंट्स क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, प्राइस क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, सब कुछ आपके लेबल के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होगा। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उस प्रोडक्ट के बारे में। ये आपका राइट है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन दी जाए। आप वो इन्फॉर्मेशन पूछ भी सकते हो, ठीक है। अगला है एस से राइट टू सेफ्टी। हम आपको पूरा का पूरा सेफ प्रोडक्ट आप तक पहुंचाएंगे। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल गीजर हो गए, कुकर हो गए। अब कुकर आप घर पे तो बना नहीं सकते, पर अगर कुकर कोई ऐसा आया कि जो कुकर फट गया है ना, खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया और वो फट गया है ना, तो आपको बहुत सारी चीजें आप बाजार से ऐसी खरीदते हैं जो अगर डिफेक्टिव हुई, तो तुम्हारा पैसा नहीं खराब होगा, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो ये एक कंज्यूमर का राइट है कि उसको सिर्फ ऐसी ही चीजें बेची जाएं, ऐसी ही चीजें बेची जाएं जो उसके लिए डेंजरस नहीं है, उसकी जिंदगी को, उसकी हेल्थ के लिए, ठीक है। जो उसको जो है ऐसा ना हो कि भैया उसकी जान का ही खतरा हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। टोटली सेफ प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेचे जाए। इसलिए सरकार आईएसआई मार्क्स, अलग अलग मार्क्स लगाती है प्रोडक्ट्स के ऊपर, ताकि कंज्यूमर उस मार्क को देखे और समझे कि हाँ ये प्रोडक्ट सेफ है, ठीक है। लास्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। जैसे अभी मैं आपको एजुकेट कर रही हूँ कि भैया आपके पास ये सारे राइट्स हैं, आप इन राइट्स का यूज करें। आप जाएं सरकार के पास कंप्लेंट लिखवाएं अगर आपके पास कोई भी फ्रॉड आपके साथ हुआ है। तो कंज्यूमर को एजुकेट करने का राइट है, खुद को एजुकेट बनाने का राइट है। एजुकेटेड कंज्यूमर को बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओस हैं, कंज्यूमर ग्रुप्स हैं, जो कंज्यूमर पूरे मोर्चे खोलती हैं और कंज्यूमर्स को बताती हैं कि इस तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं, तुम्हें इनसे दूर रहना है, तुम्हें ये राइट्स है, तुम्हें इनका यूज करना है, ठीक है। ये हो गए मेरे सारे के सारे राइट्स। इनका एक्रोनियम क्या है, CHRIST। चूज करो, हियर होना चाहिए, रिड्रेसल होना चाहिए, एस से सेफ्टी होनी चाहिए, टी से तुम्हारी टी से कैसे हुआ कंज्यूमर एजुकेशन भाई, कंज्यूमर एजुकेशन टी से कैसे हुआ। आई से क्या था हमारा, आई से राइट टू बी इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, आई से राइट टू बी इन्फॉर्म्ड होगा। टी से यार चलो इसको कुछ भी लगा लो तुम, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे हो गए एक्रोनियम, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एक्रोनियम, ठीक है। चलो अगला है कंज्यूमर को उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या है हमारे पास, थ्री टियर रिड्रेसल मैकेनाइजेशन है। 3 एजेंसीज हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे, जो कंज्यूमर की कंप्लेंट सुनती है, जहां पे जाके कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट सुना सकता है, हियर होगा और उसका रिड्रेसल भी होगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आपका 20 लाख तक का क्लेम है तो आप जाए डिस्ट्रिक्ट फोरम पे। अगर आपका 1 करोड़ तक का क्लेम है, 1 करोड़ तक का सामान आपने खरीदा था, 1 करोड़ तक का आपका क्लेम है, तो आप स्टेट कमीशन के पास जाएँ। और अगर 1 करोड़ से भी ज़्यादा का क्लेम है आपका, 1 करोड़ से भी ज़्यादा का कोई सामान आपने खरीदा था, तो आप नेशनल कमीशन के पास जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, सबसे पहले अगर आप डिस्ट्रिक्ट में गए, आपका कुछ एक ऑर्डर आ गया, आप उस ऑर्डर से नाखुश हैं, तो आप उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं और स्टेट कमीशन में अपना केस फाइल कर सकते हैं। स्टेट कमीशन में अगर फाइल किया, उसका भी ऑर्डर आ गया, आप वहां से नाखुश हैं, तो आप उसके ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हो, नेशनल कमीशन में अपना जो है केस फाइल कर सकते हो। अगर इसके ऑर्डर से भी नाखुश हो तो इसके ऑर्डर को भी आप चैलेंज कर सकते हो, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाके अपना केस लगा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आप अपना केस लगा सकते हो, ठीक है। और इसके केस को, इसके डिसीजन को चैलेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। अगर इससे भी नाखुश हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए और वहां पर इसको आप चैलेंज कर सकते हैं नेशनल कमीशन को, ठीक है। यहाँ पे when compensation is more than 1 CR and when the party was not satisfied with the order of the national commission, ठीक है। या तो आपका कॉम्पनसेशन 1 करोड़ से ज्यादा का है तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, या फिर जब आप नेशनल कमीशन के उससे खुश नहीं थे तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कोर्ट आपको क्या क्या रिलीफ दे सकती है, कोर्ट आपको क्या क्या रिलीफ दे सकती है, ठीक है। पहला रिलीफ है कि आपके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट था, आपके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट था और जो दुकानदार था वो उसको दूर नहीं करके दे रहा था, तो आप कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि ए भाई चुपचाप डिफेक्ट ठीक करके दे, ठीक है। रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, पूरे का पूरा प्रोडक्ट रिप्लेस ही करवा सकती है सरकार, कोर्ट, ठीक है, कि भैया पूरा प्रोडक्ट ही रिप्लेस करके दे, पूरा नया प्रोडक्ट दो। पूरे का पूरा पैसा आपका रिफंड किया जा सकता है, या कुछ पैसा रिफंड किया जा सकता है, या आपको कुछ चार्जेस पे कर सकता है दुकानदार, ठीक है। और क्या है,
पे अ रीज़नेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन, आपको कुछ कॉम्पेंसेशन पे किया जाए क्योंकि आपको कुछ लॉस हुआ है, मेंटल लॉस भी हुआ है, मेंटली इमोशनली भी आप डिस्टर्ब हुए हैं, आपका टाइम भी वेस्ट हुआ है कि आप कोर्ट के पास गए हैं। कुछ भी लॉस आपको हुआ हो सकता है उस गलत प्रोडक्ट की वजह से, तो आपको कॉम्पेंसेशन भी दी जाए। अगर कोई रिस्की चीज़ है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप करवाया जाए, ठीक है? अगर कोई खराब एडवर्टाइज़मेंट है, मिसलीडिंग एडवर्टाइज़मेंट है, ठीक है? उसको बंद करवाया जाए और नई एडवर्टाइज़मेंट करवाई जाए, ठीक है? To pay any amount not less than 5% of the value of defective or the deficient good and service to be credited to the consumer welfare fund। कहते हैं कि अगर आपने डिफेक्टिव गुड बेचा, तो ये सब तो होगा ही कि डिफेक्ट हटाओ, प्रोडक्ट रिप्लेस करो, पैसा वापस करो। उसके साथ-साथ आपको जो है एटलीस्ट 5% या उससे ज़्यादा का पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में भी जमा करवाना पड़ेगा। 5% ऑफ जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है, जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है उसका मिनिमम 5%, एटलीस्ट 5% कंज्यूमर वेलफेयर फंड में भी जमा करवाना होगा। सुप्रीम कोर्ट मतलब जो भी कोर्ट है, जो भी कमीशन है, वो ऐसा दुकानदार को बोल सकती है, बिजनेसमैन को बोल सकती है। अगला मेरे पास टॉपिक आता है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। अब देखो भैया, कंज्यूमर को राइट तो दे दिया कि तुम्हारे साथ गलत हुआ तो तुम्हें ये राइट्स हैं, तुम ऐसा ऐसा कर सकते हो, पर कहते कंज्यूमर खुद भी रिस्पॉन्सिबल हो ना। पहले तुम बेवकूफों वाली हरकतें करो और बाद में बोलो मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ये भी गलत है। तुम पहले ही जब खरीद रहे हो ना, तब भी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तब तुम रिस्पॉन्सिबल तरीके से उस चीज को खरीदो। हाँ चलो, तुमने सब कुछ देखा और फिर भी तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ, वो गलत है। पर सोचो तुमने शुरू में ही देखा ही नहीं, परखा ही नहीं, तुम खुद ही आंखें बंद करके कुछ भी उठाकर ले आए बाजार से, तो थोड़ा सा तो तुम्हें भी अपने आप को देखना पड़ेगा ना। ये चीज़ वैसे भी इन जनरल बोली जाती है कि बोला जाता है हमारी सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। आई एग्री कि सरकार खराब है, सरकार करप्ट है, पर हम भी तो एज़ पीपल ऑफ दिस नेशन, जनता, हम भी तो अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं ना। हम कुछ नहीं करते और सोचते हैं सब कुछ सरकार ही करेगी, ऐसा गलत है। सिमिलरली कंज्यूमर अपनी तरफ से कुछ ना करे और बोले बिज़नेस को ही सब कुछ करना है, वो गलत है। सो कंज्यूमर के भी कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ एक ड्यूटीज़ हैं। क्या? सबसे पहले कंज्यूमर को अवेयर रहना चाहिए। कंज्यूमर को अवेयर रहना चाहिए कि बाजार में क्या कुछ बिक रहा है, किस-किस तरीके का सामान बिक रहा है। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन सी 10 वैराइटीज़ बिक रही हैं, तो तुम्हें तो जौन-सी भी एक मिलेगी तुम उठा के ले आओगे, बाद में रोओगे कि अरे! मेरे साथ तो ऐसा हो गया। तो अवेयर रहो, पता चले तुम्हें कि भैया बाजार में क्या कुछ बिक रहा है, कौन-सी चीज़ कितने रेट की है, कितने टाइप की है, ठीक है? दूसरा है फॉलो इंस्ट्रक्शंस। तुम लेबल्स को रीड करो केयरफुली, उस पे सारा कुछ अच्छे से लिखा होगा। सोचो तुमने पहले पढ़ा ही नहीं, लेबल पे तो लिखी हुई थी एक्सपायरी डेट। तुम खुद एक्सपायर्ड प्रोडक्ट उठा के ले आए बिना लेबल पढ़े और फिर बोलते हो कि अरे ये तो एक्सपायर्ड है। तो भैया तुम्हें भी तो लेबल पढ़ के लाना चाहिए था वो सामान, तुम्हें भी तो लेबल पढ़ना चाहिए था। हमेशा रिसीट माँगो। अब लोग क्या करते हैं, टैक्स बचाने के चक्कर में ना कैश में पैसा देते हैं और रिसीट लेते नहीं है। टैक्स बचाने के चक्कर में, अगर तुमने रिसीट नहीं ली, तो कल को कोर्ट में जाके सबूत क्या दिखाओगे कि मैंने ये सामान खरीदा है? कोर्ट में जाके सबूत क्या दिखाओगे कि तुमने ये सामान खरीदा है? नहीं दिखा सकते ना, तो रसीद ज़रूर लेनी है। और अगर फिर भी तुम्हारे साथ गलत हो गया तो कंप्लेंट ज़रूर फाइल करो, ताकि तुम्हारा भी पैसा वापस आए और कल को किसी और के साथ गलत ना हो। तो कंप्लेंट फाइल करो और एनवायरमेंटली फ्रेंडली हरकतें करो। एनवायरमेंटल फ्रेंडली हरकतें करो, वेस्ट मत करो, कहीं पे कुछ इधर-उधर फेंको मत, इको फ्रेंडली चीज़ें खरीदो, एनवायरमेंट का भी प्रोटेक्शन तुम करो, ठीक है? अगला है फॉर्म कंज्यूमर अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तुम खुद ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाओ, एनजीओज़ बनाओ, ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा बनो, जो मिलके कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तुम खुद भी बनो उनका हिस्सा, ताकि सबका लार्जली सारे कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। क्वालिटी कॉन्शियस रहो। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे आईएसआई मार्क होता है, तो आईएसआई मार्क को ध्यान दो। फूड प्रोडक्ट्स पे एफपीओ होगा, ज्वेलरी पे हॉलमार्क होता है। अगर तुम इलेक्ट्रिकल गुड्स पे आईएसआई मार्क देखोगे ही नहीं, तो ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि आईएसआई मार्क ये गारंटी है कि सरकार ने इसको चेक किया हुआ है और ये आपके लिए खराब नहीं होगा। तो हमेशा ये मार्क्स को चेक करके लो। सरकार लगाती है, आईएसआई मार्क लगाती है, हॉलमार्क लगाती है, एफपीओ लगाती है, ताकि तुम लोगों को ये गारंटी हो सके ये प्रोडक्ट सही है। और जिस प्रोडक्ट पे नहीं लगा हुआ वो प्रोडक्ट सही नहीं है, तो वो तुम्हें नहीं खरीदना है। ठीक है जी? ठीक है जी? ठीक है ना?
आगे है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे एग मार्क होता है एजी, ठीक है? फ्रूट्स पे एफपीओ होता है, वूल मार्क होता है, मतलब अलग-अलग तरीके के मार्क्स होते हैं, तुम्हें उनका ध्यान देना चाहिए, ठीक है? इको मार्क होता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों पे, ज्वेलरी पे हॉलमार्क होता है, ये सब तुम्हें रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पर थोड़ा-सा अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या-क्या मार्क्स होते हैं, ठीक है ना? तो तुम्हें उन सब का ध्यान रखना चाहिए। उन सभी मार्क्स का ध्यान रखना चाहिए और उनके बेसिस पे ही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, जिन प्रोडक्ट पे वो सरकार के ठप्पे लगे हुए हो। ठीक है? लास्ट मेरे पास आता है जो हम एनजीओज़ की मैं बात कर रही हूँ, तुम ऑर्गेनाइज़ेशंस बनाओ, ग्रुप्स बनाओ, एनजीओज़ बनाओ, वो कैसे मदद करती हैं? वो कैसे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती हैं? ये लास्ट टॉपिक है, ये पढ़ते हैं। वो पब्लिश करती हैं टाइम टू टाइम अलग-अलग जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स में कहीं न कहीं कुछ न कुछ छापती रहती हैं कि कौन-सा नया केस आया, कौन-सा नया फ्रॉड चल रहा है, किस-किस चीज़ों से आपको बचना है, किस-किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? लीगल रिपोर्टिंग के बारे में वो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ छापते रहते हैं ताकि लोगों को नॉलेज मिलती रहे, कंज्यूमर एजुकेट होता रहे, ठीक है? असिस्टिंग इन एजुकेशन, कंज्यूमर्स को असिस्ट भी करते हैं, ट्रेन भी करते हैं, एजुकेट भी करते हैं कि तुम्हारे ये राइट्स हैं, तुम्हें इन राइट्स का ध्यान रखना है, तुम इन राइट्स को यूज़ कर सकते हो। सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, प्रोग्राम्स करवाते हैं ताकि कंज्यूमर एजुकेटेड रहे। कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में। कई बार कंज्यूमर नहीं करना चाहता केस फाइल, पर कंज्यूमर के बिहाफ पे ये लोग केस फाइल करते हैं कोर्ट में। कैरिंग कैरिंग आउट द कंपैरेटिव टेस्टिंग, कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग। अब जैसे आजकल ये बहुत चल रहा है कि पनीर का टेस्ट करेंगे, पनीर का आयोडीन टेस्ट करेंगे, ठीक है ना? तो हम सारे कंज्यूमर्स तो उठ के नहीं जा सकते ना, दूध का टेस्ट कर लो, पनीर का टेस्ट कर लो, इसका टेस्ट, उसका टेस्ट। पर ये जो एनजीओज़ हैं ये टेस्टिंग करवाते हैं ताकि हमें पता चले किसका दूध सही है, किसका पनीर सही है, ठीक है ना? तो कंपैरिज़न में, टेस्टिंग में ये लोग मदद करते हैं, ठीक है? कंज्यूमर्स को एनकरेज करते हैं, कंज्यूमर्स को एनकरेज करते हैं कि भैया हम तो तुम्हारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तुम अपने आप के लिए तो आवाज़ उठा लो। हम तुम्हारे लिए उठा रहे हैं, तुम खुद के लिए आवाज़ उठाओ। तो एनकरेज करते हैं कंज्यूमर्स को और कंज्यूमर को पूरी लीगल असिस्टेंस देते हैं, पूरी लीगल एडवाइस देते हैं। कहीं भी लीगल हेल्प चाहिए कंज्यूमर को तो ये देते हैं, ठीक है? तो एक्रोनियम हमारा क्या बना? एक्रोनियम हमारा क्या बना? पार्सल, PARCEL, PARCEL, ठीक है? ठीक है जी। चलें आगे? बस, आगे जाना ही नहीं है हमें, आगे हमारा चैप्टर हो गया है समाप्त। यहाँ पे हमारी सारी के सारे बिज़नेस स्टडीज़ के सारे वन शॉट लेक्चर्स हो गए हैं खत्म, ठीक है? अब तुम्हें टेलीग्राम पे सारे नोट्स मिल जाएँगे, व्हाट्सएप चैनल से एमसीक्यूज़ मिल जाएँगे, हर जगह जाके हमें फॉलो कर लेना ताकि हर जगह तुम्हें बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट मिलता रहे, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय-बाय।